Good morning everyone. How are you? I am fine and I hope you all are fine. So now today again we start our last chapter. तो सभी बच्चे अपनी फैंसी सेम वन वाली पुस्तक फिर से हमारे साथ आज निकालेंगे और हमने जो पिछला पार्ट 4 संज्ञा खत्म किया था समझकर उसी पार्ट को आज हम अभ्यास प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से पार्ट 4 समझ चुके हैं ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग को पता है संज्ञा किसे कहते हैं? नॉर्मली आपका कोई नाम है ना, हमारे हाथ में कोई वस्तु है, ये सब क्या है? किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी जगह नाम। तो नाम को ही हम लोग बहुत सरल तरीके से क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब चूंकि हमने संज्ञा को समझा था, संज्ञा की अलग अलग रूपों पढ़ा था कि संज्ञा भी 5 प्रकार की, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है बेटा। दुनिया में इतने सारे शब्द हैं, वो सभी नाम हैं, तो नाम एक ही प्रकार के तो नहीं हो सकते। इंसान के नाम में और पेड़ पौधों के अंतर है, वस्तु निर्जीव है, हम सजीव हैं। तो राम एक चलता फिरता लड़का है, लेकिन पेन क्या है? एक वस्तु है। तो हर चीज में कुछ न कुछ अंतर है। तो उन्हीं विशेषताओं के बेस पर या विशेषताओं के आधार पर हम लोग संज्ञा को भी क्या करते हैं? अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। हमने अपने संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा था। एक आपने कहा था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब जब किसी का नाम विशेष तौर से सिर्फ उसी के लिए होता है, वो था व्यक्तिवाचक। जैसे पेन को पेन ही कहेंगे, राम को राम ही कहेंगे, कक्षा को कक्षा कहोगे क्या? नहीं, कक्षा को फिर नाम देना पड़ेगा। कक्षा 5वीं, कक्षा 4थी, मतलब ये सिर्फ कक्षा 4 की कक्षा है। तो जब कोई नाम विशेष तौर से किसी एक के लिए प्रयोग होता है, राजा अकबर है जैसे, तो आपने अकबर बोल दिया, मतलब वो व्यक्तिवाचक हो गए। लेकिन जब आप कोई सा शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं जो स्पेशली सिर्फ किसी एक ग्रुप या किसी समूह या किसी जाति के लिए होता है, जैसे मैंने बोला राजा, राजा में फिर सब राजा आ जाते हैं, चाहे वो आपके कृष्णदेव राय हो, चाहे आपके कोई से भी राजा हो, वो सब राजा है, मतलब राजा की एक जाति है। लेकिन मंत्री की एक कैटेगरी है, उसमें सिर्फ मंत्री, राजा हमेशा सियाते थोड़े नीचे वाले आसन पे बैठते हैं। फूल में चमेली, चंपा, गुलाब सब आ गया। लेकिन अगर मैंने कहा गुलाब, मतलब उस फूल का एक विशेष नाम है जो गुलाब है। गुलाब जो पौधे में खिलता है, कमल जो आपके तालाब में खिला है। लेकिन फूल बोला तो सारे फूल आ गए, तो वो जातिवाचक शब्द है। लेकिन गुलाब या कमल जो है वो आपका व्यक्तिवाचक है। फिर तीसरा संज्ञा हमने पढ़ा था भाववाचक। जब आपके मन से कोई भाव प्रकट होते हैं या आपके मन में उठने वाले फीलिंग्स को जब आप किसी शब्द में बयान करते हैं, प्रकट करते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे आप लोगों का सिंपल है, जवानी होती है, जवान व्यक्ति के मन में, बच्चे के मन में या बच्चे की हरकतों में बचपन होता है, बूढ़े व्यक्ति की हरकतों में बुढ़ापा होता है ना। किसी मीठी चीज़ में मिठास होती है और तीखी चीज़ में तीखापन होता है ना। तो ये सारे गुण जब कोई भाव अंदर से समाये हो और उनको जब आप किसी शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। फिर एक हमने आपको समझाया था द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है द्रव्य, लिक्विड, तरल चीज, है ना, या कोई धातुएं जो होती हैं या जो द्रव्य होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला व्यक्ति में और वस्तु में अंतर है, उसी तरह आपकी पेन में और पानी में अंतर है ना। पेन ठोस है और पानी द्रव्य है। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे एक ही नाम से पुकार सकते हो? नहीं। तो ऐसे वाले नामों को हम लोगों ने द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। और आपका 5वां अंतिम वाला है समुदायवाचक। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आप सिर्फ किसी समुदाय, किसी समूह के लिए होता है,
है ना। जैसे आपने बोला बाल, आप बाल शब्द जब प्रयोग करते तो उसमें बाल 1 हो या 10 हो, वो बाल ही कहलाएगा। कक्षा आपने बोला है ना, अब उस कक्षा में एक बच्चा है तो भी वो कक्षा है, और उसमें 10 बच्चे बैठे हैं तो भी वो कक्षा है। सेना, सेना में एक जवान भी अगर वहाँ पर भर्ती हुआ है, या 10 जवान या 1000 भी हैं, तो वो सेना कहलाती है। उसी तरह से आप एक शब्द बहुत इस्तेमाल होंगे, लोग। मैम कितने लोग आए? एक से ज़्यादा हुए कि वो लोग हो जाते हैं हमारे लिए। 10 लोग भी अगर आपने कहीं खड़े व्यक्ति देख लिए तो मैं बोलते मैम वहाँ लोग खड़े थे। अगर एक से ज़्यादा 2 व्यक्ति भी आपने कहीं रास्ते में खड़े देख लिए, मैम वहाँ लोग खड़े थे, आप ये नहीं बोलते 2 लोग खड़े थे। 2 लोग भी बोला मतलब लोग तो आ गए ना, एक से अधिक हो गए, यानी वो समुदाय में है, समूह में है। तो जब आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं बेटा, जहाँ पर आप किसी समूह के बारे में बोल रहे हैं, तो वे आपके सहायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमारे ऐसे शब्द हैं बेटा जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत आसान होता है। पता है भाववाचक संज्ञा की विशेषता क्या होती है? कि आप किसी भी शब्द को, चाहे वो आपका जातिवाचक हो, चाहे विशेषण हो, सर्वनाम हो, इनसे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्यों? बहुत आसान सी बात है। आप अपने दिन भर में, अपने जीवन में जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें से अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई भाव होता ही है। कैसे होता है? जैसे कोई बच्चा है तो उसमें बचपन होता है ना। कोई अपना है तो उसके प्रति हमारे मन में अपनापन का भाव होता है। कोई पराया जिसको हम महसूस करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में परायेपन का भाव होता है। या जैसे सिंपली आप कहते हैं ना कि उदास, तो उसमें उदासी का भाव होता है ना। कोई मानव है तो उसमें मानवता का भाव होता है। कोई लोभ तो उसमें लोभी हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि फीलिंग्स तो हर जगह हैं। भाव जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं, है ना, तो वो हर जगह होता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि भाव हर जगह, हर शब्द में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, है ना। तो अब हम अपने अभ्यास प्रश्नों को आरंभ करते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक लेंगे और उसका पेज नंबर 181 देखिए। 181 पेज नंबर पर पहला एक्सरसाइज है आपका सही विकल्प पर चिन्ह। क वाला वाक्य हम पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, भाषा तो नहीं कहते हैं, है ना। सेकंड, शब्द भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला नाम को कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि उसे संज्ञा कहते हैं। तो हमारा तीसरा स वाला विकल्प संज्ञा सही है। फिर ख वाला देखिए वाक्य, किसी पदार्थ के गुण और दोष बताने वाली। क्या बताने वाला शब्द? जब किसी शब्द के द्वारा आप किसी भी चीज का, किसी वस्तु का गुण या दोष बताए, किसी व्यक्ति का गुण या दोष बताए, तो वो शब्द क्या कहलाता है? आपका भाववाचक संज्ञा। स वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लीजिए। फिर पेड़ हमारे वातावरण को हरा भरा बनाते हैं, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में हरा शब्द जो है उसका भाववाचक, यानी उसके अंदर का भाव हमको बताना है, तो वो क्या हो जाएगा? अ, हरियाली। ह से हरा और ह से हरियाली, है ना। क्योंकि हरा है तो खुशहाली तो नहीं होगा, और चहचहाती तो हो ही नहीं सकता है। घ वाला देखिए बेटा, मनाही भाववाचक संज्ञा का अवयव शब्द हमें बताना है। मनाही भाववाचक संज्ञा शब्द में मेन मुख्य शब्द क्या है? मानना। गलत। आप क्या बोलते हैं? मम्मी ने मुझे तुम्हारे घर आने की मनाही करी है ना। मनाही करी मतलब मना किया है, तो मानना तो है ही नहीं। फिर ब वाला है हमारा मना। मना होगा तभी तो मनाही होगी ना, इस तरह से। और तीसरा है नहीं मानना। नहीं मानना, इतना बड़ा शब्द प्रयोग करने के बजाय
मनाही ही हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार घ के लिए हमारा ब वाला विकल्प सही है। इसके बाद में देखिए बेटा, हम लिख रहे हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। रिक्त स्थान, क्योंकि आपकी बुक में आपके पास यह पूरी तरह से लिखा हुआ है। ठीक, पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं क वाला। देखिए, क्योंकि प्रश्न 2 जो है वो हमारे प्रश्नोत्तर है, जो हम अपने अंतिम कार्य के रूप में करने वाले हैं। प्रिया की भाभी, आगे एक शब्द दिया है दया है। प्रिया की भाभी बहुत दया है क्या? ऐसा शब्द वहां सही है? नहीं। हम दया शब्द को भाववाचक में बदलते हैं तो दया से हो जाता है दयालु, है ना। उसके बाद में दूसरा वाक्य, मनुष्य में रिक्त स्थान का गुण होना चाहिए। उदार, देखिए आप दिया है, मनुष्य में उदार का गुण होना चाहिए। फिर से हम उसे भाववाचक में बदलते हैं तो उदार का हो जाता है उदारता। ठीक है। कृष्ण ने सुदामा के साथ रिक्त स्थान निभाई। मित्र निभाई, अरे मित्र तो वो तो, हाँ, मित्र के अंदर कौन सा गुण होता है? मित्रता का गुण होता है। तो फिर से हमने भाववाचक संज्ञा बना लिया, है ना। अब अंतिम वाला देखिए, बच्चों का रिक्त स्थान अच्छा लगता है। आपको विकल्प में दिया है ऑप्शन भोला। बच्चों का भोला अच्छा लगता है। क्या भोला अच्छा लगता है? वह भोला है क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण है? भोलापन। हमें शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर अपने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब हम अपने अगले एक्सरसाइज पर जाते हैं। सही या गलत का चिन्ह लगाएं। सही या गलत का चिन्ह लगाएं। चलिए, पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। क वाला वाक्य, सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह वाक्य सही है या गलत? मैंने आपको पहले बताया था, सोना या चांदी जो है वो दिखता ठोस है बेटा, लेकिन बनाने से पहले जब वो हमें जिस रूप में मिलता है तब वह द्रव्य या तरल होता है। तो यह वाक्य कैसा हो जाता है? सही हो जाता है। फिर आपका ख वाला वाक्य, अध्यापक जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, क्योंकि अध्यापक का यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया। अध्यापक मतलब दुनिया के सारे अध्यापक। तो यह वाक्य भी हमारा सही है। फिर ग वाला वाक्य, संज्ञा के 4 भेद होते हैं, सरासर गलत है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। अब एक शब्द दिया बेटा, वीरता। भाववाचक संज्ञा है क्या? हाँ, क्योंकि जो लोग वीर होते हैं उनके अंदर वीरता का भाव होता है। तो यह वाक्य कैसा है? सही है। अंग वाला, पढ़ना विशेषण है? नहीं, पढ़ना तो क्रिया है। सेना समुदायवाचक संज्ञा है। हाँ, क्योंकि सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। तो यह वाक्य कैसा है? सही है। अब तीनों अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में एक बार मिला लीजिए, फिर हम अपना अगला वाला प्रश्न करने वाले हैं।
ठीक है बेटा। अब हम आपके इस और का अभ्यास प्रश्न यहाँ से हटा रहे हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। बहुत ध्यान से देख लीजिए बेटा, आपको वाक्य दिए गए हैं और उसमें से संज्ञा वाले शब्दों को छाटना है। यानी कि चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो या फिर समुदायवाचक हो या द्रव्यवाचक हो। एक वाक्य में एक से अधिक भी संज्ञा वाले शब्द हो सकते हैं। हम पहला वाक्य देखिए पढ़ रहे हैं, अभ्यास प्रश्न 5। संज्ञा शब्द छाटिए। क, सभी लोग ध्यान रखिए, हवा महल जयपुर में है। हवा महल एक प्रसिद्ध स्थान का नाम है और जयपुर में है, और जयपुर एक प्रसिद्ध और स्थान का नाम है जो जयपुर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये जरूर है कि हवा महल जयपुर में है बेटा, लेकिन हवा महल का नाम हवा महल के लिए प्रयोग होता है और जयपुर शहर का नाम जयपुर के लिए ही प्रयोग होता है। यानी ये दोनों शब्द अपने आप में कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो हमारे इस पहले वाक्य के सामने दो संज्ञा शब्द निकाल लीजिए। पहला हवा महल और दूसरा जयपुर। फिर ख वाला देखिए, कविता बगीचे में झूला झूल रही है। अब इसमें से हमको सिर्फ नाम निकालना है। पहला हमने निकाला कविता, है ना। फिर कहां पे झूल रही है? बगीचे में, मतलब बगीचा क्या है? स्थान है। और तीसरा क्या कर रही थी? झूला। झूला एक वस्तु का नाम है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारे पास 3 संज्ञा शब्द आ गए हैं। ग वाला वाक्य देखिए बेटा, दिवाली दीपों का त्योहार है ना। क्या है? दिवाली दीपों का त्योहार है। तो दिवाली एक त्योहार है ना। तो वस्तु इसमें कौन सी आई हमारी? दीपों। और दिवाली क्या है? कोई बताएगा हमें? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, दशा है, एक त्योहार। ठीक है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैं के लिए मैंने अपना नाम तो प्रयोग ही नहीं किया, लेकिन कहाँ रहती हूँ? दिल्ली में। दिल्ली एक शहर का नाम है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? साधारण व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंग, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस जातिवाचक है, चोर जातिवाचक संज्ञा है ना। और पकड़ लिया जो है वो एक क्रिया है बेटा, इसलिए उसको हमने संज्ञा में नहीं लिखा है। अंतिम, गाय मैदान में घास चर रही है। फिर से देखो, गाय क्या है? व्यक्ति। फिर मैदान स्थान, और घास
वस्तु है। तो हमारे पास कहीं कहीं पर एक और कहीं पर तीन तीन संज्ञा शब्द भी निकल आते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से अपनी पुस्तक में कर लीजिए। इसके बाद अगला वाला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। ठीक है, भाववाचक यानी हमने पुनः दोहरा रहे हैं। हर शब्द के अंदर कोई ना कोई भाव होता है, सिर्फ किसी के व्यक्ति के नाम को छोड़कर, है ना। जैसे हमने पहले ही कहा था, फूल के अंदर खुशबू है तो सुगंध होती है। तो ऐसा छोटा छोटा सा भाव अधिकतर शब्दों में मिलता ही है। एक्सरसाइज नंबर 6, भाववाचक संज्ञा में बदलिए। भाववाचक संज्ञा में बदलिए। चलिए, अब आपको एक तरफ शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ आपको उसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। पहला दिया है अपना, तो इसका बन जाएगा बेटा अपनापन। फिर है साधु, तो साधु का हो जाता है साधुता। दास बेचारा, तो उसके अंदर होती है दासता। नीच, तो नीचता। नीच मतलब अपना, जो प्राइवेसी होती है ना, उसे कहते हैं नीच। और बेचारा जो गुलाम होता है ना, उसके अंदर कौन सा गुण होता है? गुलामी का भाव होता है। अगर आप अपने आप को गुलाम नहीं समझते हो तो आप गुलामी नहीं करोगे, है ना। उसकी दूसरी तरफ देखिए, कुछ और शब्द दिए जैसे चलना, तो इसके अंदर भाव कौन सा है? चाल। अगला है राष्ट्र, इसमें है राष्ट्रीयता। वीर, तो वीरता। अभी हमें आया था ना रिक्त स्थान में। फिर हरा, ये भी आया था हमें, हरियाली। सजना, तो सजावट। सजावट, ठीक है। और इसके बाद वाला जो आपका एक्सरसाइज है बेटा, उसमें आपको चित्र को देखना है, नाम लिखना है और ये बताना है कि उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो आपके इस तरह से चित्र दिए वो हम बना रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, चित्र देखकर नाम एवं संज्ञा बताइए। चलिए देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में ये आपको एक चित्र दिख रहा है। ये क्या कर रहा है? कपड़ों की धुलाई कर रहा है ना। तो पहला हम क्या लिखेंगे? धुलाई। और उसमें संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। ठीक है, ये पहला वाला है। उसके नीचे देखिए, आपको इस प्रकार से दो छोटी छोटी लाइनें दी हैं, है ना। तो पहले में ऊपर आप लिखेंगे धुलाई और नीचे लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। फिर सेकेंड वाले में टीचर पढ़ाई कर रहे हैं,
है ना, पढ़ा रहे हैं। और वहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा लिखेंगे हम। पढ़ाई भाववाचक। फिर आपको देखिए बेटा, ये कुतुब मीनार बताया गया है ना, कुतुब मीनार का चित्र दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, तो हमें उसका नाम लिखना है, कुतुब मीनार। और ये कैसा है, स्पेशली एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है बेटा। फिर उसके बाद में आपको पेड़ बना हुआ है ना, तो पेड़ के सामने क्या लिख देंगे हम, पेड़। वो कैसा है आपका, जातिवाचक, क्योंकि पेड़ में सभी पेड़ आ जाते हैं। फिर देखिए, आपको यहाँ नीचे की तरफ पहाड़ दिया है, दिखाई दिया बेटा। पहाड़ भी कैसा है, जातिवाचक है। पहाड़ जातिवाचक। इसके पश्चात आपको कुर्सी दी गई है, देखिए बैठने की सभी को। हाँ, तो कुर्सी कैसी है हमारी, व्यक्तिवाचक है। ये रही कुर्सी, कुर्सी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। उन्होंने हमें पहले कहा था कि चित्र को देखो और चित्र का नाम लिखो कि चित्र में क्या हो रहा है, फिर वो शब्द किस प्रकार की संज्ञा है वो लिखना है हमें। फिर उसके बाद में देखिए, नीचे कबूतर है, दिख रहा है आपको। अब कई बार ऐसा होता है बेटा कि चित्र को देखकर पता ही नहीं चलता है कि वो चित्र वास्तव में क्या कहना चाहता है। वैसे तो वो उड़ान भी भर रहा है ना, तो उड़ान अगर है तो भाववाचक हो जाएगा। और यदि आप सिर्फ कबूतर को देखते हैं तो कबूतर कैसा है, व्यक्तिवाचक है बेटा, ठीक है। और अंत में आपको कुम्हार दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो कुम्हार कैसा है, जातिवाचक है। कुम्हार ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब सभी छात्र यह कार्य शीघ्रता से संपन्न करें। और फिर भी बेटा, यदि आप लोगों को इन चित्र वाले अभ्यास प्रश्न में किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई शंका हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने पुनः पुनः कहा है कि चित्र को देखकर सभी के मन में अलग अलग शब्द उत्पन्न होते हैं, अलग अलग भाव पैदा होते हैं। किसी को ये उड़ता हुआ दिख रहा है, किसी को ये सिर्फ पक्षी दिख रहा है ना, तो उसमें आप उड़ान भी लिख सकते हैं या उड़ना क्रिया होती है, मगर उड़ान जो होती है वो भाववाचक हो जाता है। लेकिन हम सरल रूप में उसे सिर्फ चित्र को देख रहे हैं, यानी हमारे लिए तो वह एक कबूतर है ना। तो अगर आप उसे कबूतर लिखते हैं तो वह व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर कोई बच्चे ये कहें कि मैम ये तो चिड़िया है या पक्षी है, तो पक्षी हमारा कैसा हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है।
याद रखिए, अगर आप उसे पक्षी के रूप में मान रहे हैं तो वो जातिवाचक लिखेंगे, लेकिन यदि आप उसे कबूतर या चिड़िया बोलते हैं और यदि कोई एक उसका विशेष नाम देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे मिला लीजिए। अब हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं और अपने प्रश्न उत्तर यहाँ पर आरंभ करने वाले हैं बेटा। चलिए, पेज नंबर 182 पर देखिए हमारा अभ्यास प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब हम उन्हें आरंभ कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर। उत्तर नंबर क, चूंकि आपके पास आपकी पुस्तक में बेटा उत्तर के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है, देखिए पहला प्रश्न, संज्ञा की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न उसी में, इसके कितने भेद हैं, और तीसरा प्रश्न, उसके नाम लिखिए। यानी हमें पहले संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, उसके कितने भेद है ये बताना है और भेदों के नाम लिखना है। पहला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। अब उन 5 भेदों के नाम भी हमें लिखना होगा, है ना। चलिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक, फिर भाववाचक, फिर आपका है द्रव्यवाचक, और अंत में है हमारा समुदायवाचक। संज्ञा, पूर्ण विराम। इसके पश्चात उत्तर नंबर ख। देखिए बेटा, उत्तर नंबर ख को लिखने से पहले हम समझ लेते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना किन संज्ञाओं द्वारा की जा सकती है। अर्थात भाववाचक संज्ञा के अलावा और कौन कौन सी संज्ञाएं हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। ठीक है, तो हम अपना उत्तर लिख रहे हैं
भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव द्वारा भी भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक की जा सकती है। लिखने के साथ साथ उसे हम पढ़ते भी जाएंगे। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अवयव द्वारा भी भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। पूर्ण विराम, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ संज्ञा के द्वारा ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या अवयव शब्दों के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। अगला उत्तर नंबर ग, हमें दिया गया है प्रश्न कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को स्पष्ट कीजिए। बहुत सीधी सी बात है बेटा। समूहवाचक जहाँ समूह में शब्द का प्रयोग किया जाता है, समूह का बोध कराने वाले है ना, जब हमें बहुत ज्यादा लोगों के बारे में पता चले, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना या भीड़। और सेकेंड लाइन में धातु या द्रव्यों के नाम को द्रव्यवाचक कहते हैं, को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना या दूध या घी। पूर्ण विराम लगाएं। अब हमारा है अंतिम घ वाला प्रश्न, उत्तर नंबर घ। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करते हैं? विशेषण से भाववाचक
संज्ञा की रचना, विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर करते हैं। शब्द में प्रत्यय जोड़कर की जा सकती है, की जा सकती है ना। उदाहरण के लिए देखिए बेटा, बहुत सरल उदाहरण हम देते हैं, जैसे सुंदर धनता, सुंदर धनता, सुंदरता। फिर है आपका अच्छा धन ई, अच्छा धन ई, अच्छाई। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर के साथ हम लोग अपने आज का यह वाला लेखन कार्य समाप्त कर रहे हैं। आप लोग इन उत्तरों को ध्यान से देख लीजिए और ध्यान पूर्वक सही रूप से अपनी पुस्तक में लिखेंगे। ठीक है, और फिर भी आप में से किसी भी छात्र को यदि किसी भी प्रकार का कोई शंका हो कि मैम ये वाला उत्तर हम कैसे लिखें, कहाँ लिखें, हमसे नहीं बन रहा है, तो आप बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ बच्चों कुछ भी गलत मत लिखिएगा, ना मात्राओं में ना शब्दों में, क्योंकि ये आपका व्याकरण का कार्य है और व्याकरण का कार्य हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से और सही रूप से लिखना चाहिए। अगर हम व्याकरण में गलती करेंगे तो हम अपनी भाषा में भी गलती करेंगे, है ना। तो आप लोग यह चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आप इस कार्य को आराम से अपने घर में लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गंदे अक्षर में ये कार्य नहीं करेगा। और अब इसके साथ हम लोग अपनी ये कक्षा आज यहीं समाप्त करते हैं और सभी से उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो और सभी इसी प्रकार से अपना कार्य अच्छे से करते रहें। बाय।